ओके गाइस, सो अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 11th क्लास की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ब्लॉक केमिस्ट्री वाला सेगमेंट। सो गाइस, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे यहां पर एस ब्लॉक। ओके, मैं बता देना चाहता हूं कि ये आपकी क्लास 11th इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पोर्शन है। ओके गाइस, सो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि एस ब्लॉक एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में क्या रोल प्ले करता है। जैसा कि हम लोगों ने देखा था पीरियोडिसिटी वाले चैप्टर में, एस ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर जिन्हें ग्रुप वाइज वेल कैटेगराइज किया गया है, मेटल्स प्लेस किए गए हैं। ठीक है, सो यहां पर हमें एंटायर एस ब्लॉक को फुली डिटेल्ड एनालिसिस करनी है। ठीक है, और सारे कंसेप्ट्स कवर करने। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एस ब्लॉक एलिमेंट्स की। सो एस ब्लॉक एलिमेंट्स की अगर बात कर ली जाए तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि एस ब्लॉक एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट हैंड कॉर्नर वाला एरिया होता है। कौन सा? लेफ्ट हैंड वाला। राइट हैंड वाला क्या होता है? देखो, पीरियोडिक टेबल आपकी कैसे बनती है बेटा, यहां पर आ जाता है आपका एस वाला मोहल्ला, यहां आ जाता है आपका पी वाला मोहल्ला, बीच में कहीं आ जाता है आपका डी वाला मोहल्ला, और बॉटम में आ जाता है कहीं आपका एफ वाला मोहल्ला। हमें किसकी बात करनी है? हमें बात करनी है यहां पर एस ब्लॉक एलिमेंट्स की, यानी कि कौन से मोहल्ले की हमें बात करनी है? हमें बात करनी है इस वाले मोहल्ले की। ठीक है, सो सबसे पहले हम बात करेंगे एस ब्लॉक एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है, चलिए यहां पर आते हैं। सबसे पहले बात करेंगे एस ब्लॉक को कैटेगरी में डिवाइड करते हुए। तो भैया एस ब्लॉक को दो कैटेगरी में हम लोग डिवाइड करेंगे। पहला है आपका एल्काइली मेटल वाला पार्ट, और दूसरा है आपका एल्काइली अर्थ मेटल वाला पार्ट। ठीक है, ये जो एल्काइली मेटल है जनरली इसे हम लोग ग्रुप 1 या फर्स्ट ए भी कहते हैं। ग्रुप 1 या फर्स्ट ए भी कहते हैं। ठीक है, ये जो आपका एल्कलाइन अर्थ मेटल वाला पार्ट है इसे जनरली हम लोग ग्रुप 2 या सेकंड ए भी कहते हैं। ठीक है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ग्रुप 1, ये अकॉर्डिंग टू आईयूपीएसी है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू आईयूपीएसी। और ये जो आपको फर्स्ट ए दिखाई दे रहा है ये किसके अकॉर्डिंग है? अकॉर्डिंग टू मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, यानी कि मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल। तो मैं इसे ऐसा लिख सकता हूं, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है, सिमिलरली ये जो आपको यहां पे 2 दिखाई दे रहा है ये किसके अकॉर्डिंग है गाइस? ये अकॉर्डिंग है आपके आईयूपीएसी के। और ये जो आपको सेकंड ए दिखाई दे रहा है ये किसके अकॉर्डिंग है? ये है आपके मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग। ठीक है, फिर हम बात करेंगे एल्काइली मेटल्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के करस्पॉन्डिंग। सो एंटायर एस ब्लॉक का जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है, एंटायर एस ब्लॉक का जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है गाइस, दैट इज व्हाट NS1 से 2। ठीक है, NS1 to 2, जिसमें एल्काइली मेटल्स का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है दैट इज NS1। ठीक है, और एल्काइली अर्थ मेटल का जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है दैट इज NS2। यानी कि एल्काइली मेटल्स के ऑर्बिटल्स हाफ फिल्ड रहेंगे और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स के ऑर्बिटल्स फुली फिल्ड रहेंगे। और कौन से ऑर्बिटल? एस ऑर्बिटल। ठीक है, तो ये था आपका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। तो जस्ट अभी मैंने आपको बताया कि हमारे एंटायर एस ब्लॉक एलिमेंट का जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है दैट इज NS1 to 2। ठीक है, अब दूसरी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि एल्कलाई मेटल में जो 1 नंबर की पोजीशन है, फर्स्ट पीरियड में जो 1 नंबर की पोजीशन है वहां पर एलिमेंट अवेलेबल है दैट इज हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन एक गैस है।
आपका एल्कलाई मेटल नहीं है। हाइड्रोजन की पोजीशन कंट्रोवर्शियल थी, है, समझ रहे हैं आप मेरी बात। इसे हम लोग हैलोजेंस यानी कि पी ब्लॉक में 7th A ग्रुप में भी रख सकते हैं, लेकिन हम लोगों ने हाइड्रोजन के एटॉमिक नंबर के बेसिस पर, ठीक है, और उसकी प्रॉपर्टी और उसके जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पर एस ब्लॉक में फर्स्ट पीरियड में फर्स्ट पोजीशन पर रखा है, ठीक है। सो ये बात आप लोग कभी मत भूलना, ठीक है, कि जो फर्स्ट ए या फिर जो फर्स्ट ग्रुप है, ठीक है, उसमें जो एटॉमिक नंबर 1 है बेटा, जो एटॉमिक नंबर 1 है दैट इज हाइड्रोजन, और ये आपका गैस नहीं है, सॉरी ये आपका एल्काइली मेटल नहीं है, इट्स अ गैस, ठीक है, याद रखिएगा। अब हाइड्रोजन का खेल खत्म। अब हम लोग बात करते हैं यहां पर ग्रुप फर्स्ट ए और ग्रुप सेकंड ए की, ठीक है। सो यहां पर एक एक करके हम लोग सारी चीजें एनालाइज करेंगे। सो हम जानते हैं, सबसे पहले मैं पीरियड्स बना देता हूं, फर्स्ट, देन सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स और 7 हाइड्रोजन, ठीक है, देन लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम और फ्रेंचियम। फिर हम लोग बात कर लेते हैं आगे की, ये बेरिलियम, कैल्शियम, ठीक है, ओके। तो ये था बेटा आपका फर्स्ट ए, और ये क्या था आपका सेकंड ए, ठीक है। इनको याद रखने की शॉर्ट ट्रिक भी मैं बता दूंगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ग्रुप फर्स्ट ए के जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पर, फिर सेकंड ए पर आएंगे। तो आपका यहां पर सेकंड पीरियड एलिमेंट कौन है, लिथियम, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो वो जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है मैं वैलेंस शेल का बता रहा हूं, यानी कि आउटर मोस्ट शेल का, पूरा नहीं बता रहा हूं, ठीक है। लिथियम का है 2s1, सोडियम हो गया थर्ड पीरियड से दैट इज 3s2, ठीक है। फोर्थ पीरियड हो गया पोटेशियम दैट इज 4s1, फिफ्थ पीरियड है आपका रुबीडियम दैट इज 5s1, सिक्स्थ पीरियड आपका सीजियम दैट इज 6s1, सेवंथ पीरियड है आपका फ्रेंशियम दैट इज 7s2। सारे के सारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आउटर मोस्ट शेल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। फिर हम लोग बात करेंगे ग्रुप 2 की, ठीक है, यानी कि अब हम लोग बात करेंगे यहां पर ग्रुप 2, ओके, सेकंड ए, आप इसे सेकंड ए भी बोल सकते हैं, ठीक है, ग्रुप 2 हो गया, या फिर आप इसे इस तरीके से सेकंड ए भी बोल सकते हैं। हमारा जो ग्रुप ए है हम जानते हैं कि वो क्या है, एल्कलाई मेटल, और जो हमारा ग्रुप 2 है उसे हम जानते हैं वो क्या है, हमारा एल्कलाई अर्थ मेटल, ठीक है। यहां पर भी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको दिखाया गया है वो भी आपको आउटर मोस्ट शेल के करस्पॉन्डिंग ही दिखाया जा रहा है। सेकेंड पीरियड एलिमेंट आपका यहां पर क्या है, बेरिलियम, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बिहाफ पर आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूं दैट इज 2s2। थर्ड पीरियड आपका मैग्नीशियम है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3s2। फोर्थ पीरियड आपका कैल्शियम है, उसके अकॉर्डिंग 4s2, ठीक है। फिफ्थ पीरियड आपका क्या है, स्ट्रोंशियम, उसके अकॉर्डिंग 5s2। देन सिक्स्थ पीरियड आपका क्या है, बेरियम, उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहां पर लिखेंगे 6s2, इसको हटा लीजिए, ठीक है। ये कुछ भी नहीं है, आप चाहें तो मैं इसको कलर भी कर देता हूं, यहां पे इस तरीके से हो जाएगा ये, ठीक है, नहीं कुछ कंफ्यूजन क्रिएट हो जाए आपके, ठीक है। नाउ अब आगे की कहानी देखते हैं। 7th पीरियड हो गया ये रेडियम, और इसका आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 7s2, ठीक है। तो ये हो गई सारी की सारी एक बेसिक अप्रोच जो आपको सीखनी चाहिए थी एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पर, ठीक है। अब इनको शॉर्ट ट्रिक क्या हो सकती है कि भाई हमें याद रखना है सर एस ब्लॉक के एलिमेंट कैसे याद रखें, ठीक है। तो इसकी हिंदी में भी हम लोगों ने 10th क्लास में भी सीखी है, 9th क्लास में भी सीखी है। बहुत सारे टीचर्स कोई ना कोई रिदमिक फॉर्म लेकर आ जाते हैं सिखाने के लिए हिंदी में, ठीक है।
तो अब अपने पास ज़्यादा स्पेस अवेलेबल नहीं है, लेकिन हम ट्राई कर सकते हैं कुछ पिछली स्लाइड पर जाकर, अगर मैं समझाऊं आपको यहाँ पे, ठीक है। जैसा कि अब ये है, यहाँ पर भी जगह नहीं है, हाँ ये यहाँ पे मैं समझा दूंगा, इसको मिटा देता हूं मैं आपको, तो याद रखने की ट्रिक मैं आपको बताता हूं अब, ठीक है भाई। हम जानते हैं कि सबसे पहले हम ले लेते हैं यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन ले लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट पीरियड, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन, ये हो गया बेटा अपना हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम, ठीक है। इसको हम लोग शॉर्ट में कैसे लिख सकते हैं भाई, सीधी सिंपल सी बात है, इसको मैं लिखूंगा 1s1, इसको लिख रहा हूं मैं 2s1, ये हमारे लिए 3s1, ये हमारे लिए 4s1, ये हमारे लिए 5s1, ये हमारे लिए 6s1 और ये हमारे लिए 7s1। अब मेरी बात अच्छे से सुनिएगा, आप लोग अच्छे से देख सकते हैं कि ग्रुप वाइज हम लोग बात कर रहे हैं। अगर ग्रुप वाइज हम लोग बात कर रहे हैं तो आपको एक कॉमन चीज नजर आ रही होगी कि s ऑर्बिटल में सारे के सारे पीरियोडिक एलिमेंट्स के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ठीक है। क्या आ रहा है, एक ही इलेक्ट्रॉन आ रहा है आपका, ठीक है। देख सकते हैं s1 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 s1, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है, दैट इज ट्रू। और वो एक इलेक्ट्रॉन किस में आ रहा है, हर एक एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में, लेकिन नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रहे हैं, क्यों, क्योंकि आपके नंबर ऑफ पीरियड्स भी इंक्रीज हो रहे हैं। यहां पर एक ही शेल था, ये 2s, ये 3s, ये 4s, 5s, 6s, 7s, अप टू डाउन जाने पर नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होते हैं, ठीक है, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम रहते हैं। तो इस पूरे डेटा को अभी यहां पे मैं बताऊंगा, अभी ओरली आप समझ लीजिए, ठीक है। अब अगर मुझे इसकी शॉर्ट ट्रिक याद रखेंगे तो हम कैसे रखेंगे यार इसकी शॉर्ट ट्रिक, हिंदी में कैसे देखेंगे, हाँ ली ना का रब से फरियाद, ये वाला सीन है यार, ये तो हम लोगों ने भी पढ़ा है जब हम लोग जाते थे कोचिंग में पढ़ने के लिए, तब हमने भी ऐसे ही देखा है, आप भी ऐसे ही देखेंगे, ठीक है। फिर अगर हम लोग बात करें यहां पर किसकी, सेकेंड पीरियड से, तो भाई हमारे सेकेंड पीरियड एलिमेंट को देखेंगे हम लोग, वो कौन है, थर्ड को देखेंगे, फोर्थ, देन फिफ्थ आ जाएगा, देन सिक्स्थ आ जाएगा, देन सेवंथ आ जाएगा, ओके। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, ठीक है, बेरियम और रेडियम। अगर आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो अभी थोड़ी देर पहले बताया भी था, सॉरी मैंने 2s1 लिख दिया, 2s2 आना चाहिए था, ठीक है, ओके चलो 2s2, ठीक है, 3s2, 4s2, 5s2, ओके गाइस, और यहाँ पर 6s2, यहाँ पर भी 7s2। अब मैं आप लोगों से सेम चीज रिपीट करने की गुजारिश करूंगा गाइस। मैं बताना चाहता हूं एलिमेंट जो एल्कलाइन अर्थ मेटल वाले हैं वो आपके सेकंड पीरियड से स्टार्ट होते हैं और सेवंथ पीरियड तक जाते हैं, और एल्कलाइन मेटल वाले जो एलिमेंट्स हैं वो फर्स्ट पीरियड से स्टार्ट होते हैं और सेवंथ पीरियड तक जाते हैं, ठीक है। ये क्या है आपके, ये हैं बेटा फर्स्ट ए ग्रुप, इसे आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, आप चाहें तो इसे AM भी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये क्या है आपके, ये है आपका सेकंड ए ग्रुप, आप चाहो तो इसे ऐसा भी लिख सकते हो, और आप चाहो तो ये क्या है बेटा आपके लिए एल्कलाइन अर्थ मेटल वाली कहानी, ओके। सो अब मैं ये कहना चाहता हूं कि यहाँ पर आपको सेकंड पीरियड से सेवंथ पीरियड तक सेम चीज दिखाई दे रही है, और वो सेम चीज क्या है, हर एक एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में दो इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं, ठीक है, और नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होते हुए जा रहे हैं। क्या हो रहा है, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। अब अगर इसे मैं याद रखने की शॉर्ट ट्रिक बताऊं तो कैसे, हिंदी में बेटा
मांगे कार, स्कूटर, बापू राजी। बेटा मांगे कार, स्कूटर, बापू राजी, ये वाला सीन है। ठीक है, तो ये हो गया बेटा याद रखने की आपकी शॉर्ट ट्रिक। इस तरीके से आप लोग याद रख सकते हैं। अब थोड़ा आगे बढ़ता हूं मैं। तो हम लोग आगे बढ़ने के साथ साथ और कुछ चीजें देखना भूल गए थे, तो वो भी मैं अभी यहां बताऊंगा। एक्चुअली भूले नहीं थे हम लोग, अभी देख लेते हैं। तो अगर मैं इस NS1 को देखूं, तो ये NS1 मेरे लिए क्या इंडिकेशन कर रहा है यहाँ पे? ठीक है, अगर मैं इस NS1 को देखूं तो मुझे ये इंडिकेशन मिल रही है कि यहां पर जो S वाला ऑर्बिटल है, ये क्या है मेरे लिए? NS बना देता हूं, इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है। ठीक है, और अगर मैं इस NS2 को देखूं, ठीक है, इसे मैं यहां पे इस तरीके से दिखाऊं, इंडिकेट करूं, तो ये अगर मेरे लिए NS है तो यहां पर ये फुली फिल्ड है। ठीक है, इसे बोलूंगा मैं NS2 और इसे बोलूंगा मैं NS1। तो ये मेरे लिए NS1 वाली सिचुएशन है और ये मेरे लिए NS2 वाली सिचुएशन है। आई होप समझ गए होंगे आप लोग। धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये चीज हम लोगों ने कवर कर ही ली थी। ठीक है, ये चीज भी हम लोगों ने कवर कर ली और आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करेंगे यहां पर फिजिकल प्रॉपर्टीज की। ठीक है, किसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज? दोनों की पैरेलली हम लोग देखते हुए चलेंगे। एक तरफ हम लोग एल्काइली मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज देखते हुए चलेंगे और पैरेलली एल्कलाइन अर्थ मेटल्स की भी फिजिकल प्रॉपर्टीज देखते हुए चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टी में हम बात करेंगे यहां पर एटॉमिक साइज की। हम लोगों ने पीरियोडिक टेबल में पीरियोडिक ट्रेंड्स में पढ़ रखा है कि लेफ्ट टू राइट अक्रॉस द पीरियड जाने पर हमारे एटम का साइज डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, और टॉप टू बॉटम आने पर अक्रॉस द ग्रुप साइज क्या हो जाता है? एटम का इंक्रीज हो जाता है। फिर और डिटेल्ड भी एनालिसिस की थी। डी ब्लॉक में कहीं ना कहीं लेंथेनाइट कंट्रैक्शन होता है तो कहाँ साइज इक्वल पे आने लग जाते हैं। तो ये सारी बातें हम लोग फिर जब डी ब्लॉक पढ़ेंगे वहां करेंगे। अभी एस ब्लॉक की कहानी। ऊपर से नीचे जाने पर भाई अगर मैं बात करूं, ये किसका केस हो जाएगा मेरे लिए? ये हो जाएगा एल्कलाई मेटल का केस। क्यों? लिथियम सबसे छोटा एटॉमिक साइज, फिर धीरे धीरे ग्रुप वाइज नीचे जा रहे हैं, सीजियम तक पहुंचे सबसे बड़ा साइज। अब आप में से बहुत से बच्चे कहेंगे सर फ्रेंशियम को होना चाहिए था सीजियम की जगह पर। सी गाइस, फ्रेंशियम जो है 7th पीरियड से बिलोंग कर रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ब्लॉक केमिस्ट्री जब आप पढ़ते हैं या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब आप पढ़ते हैं तो 7th पीरियड के एलिमेंट को जनरली कंसीडर नहीं करते। हम जिसकी बात करना चाहते थे यहां पर सीजियम की जगह पर, दैट इज फ्रेंशियम। अब फ्रेंशियम इज योर रेडियो एक्टिव एलिमेंट, इसलिए मैं उनके बारे में बात नहीं कर रहा हूं यहां पर। ठीक है, और दूसरी बात, वो लिक्विड फॉर्म में अवेलेबल होती है। ये सभी के सब क्या है? सॉफ्ट सॉलिड्स हैं। ठीक है, इसलिए मैं फ्रेंशियम की बात नहीं कर रहा हूं। सो लिथियम के जस्ट बाद किसका साइज आपको देखना चाहिए था? लिथियम के जस्ट बाद आ जाता बेटा आपका सोडियम, देन आ जाता आपका पोटेशियम, देन आ जाता आपका क्या? रुबिडियम। ठीक है, ये आपको कॉमन सेंस से सोचना चाहिए था। ओके, लेकिन अब इसमें भी कहीं ना कहीं कुछ चेंजेस होते हैं। चेंजेस कैसे? सी गाइस, जैसे ही 4th पीरियड स्टार्ट हो जाता है यानी कि 3rd पीरियड के जस्ट बाद, तो वेकेंट डी ऑर्बिटल्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। यानी कि अवेलेबिलिटी ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल आफ्टर 3rd पीरियड वी कैन सी। ठीक है, सो अगर मैं देखूं कि हमारा लिथियम 2nd पीरियड है, सोडियम 3rd पीरियड है और पोटेशियम 4th पीरियड है। सो पोटेशियम के पास अब वेकेंट डी ऑर्बिटल अवेलेबल है, यानी कि पोटेशियम का साइज थोड़ा क्या हो रहा है बेटा? इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन आती है, हम ये सब समझते हुए चलते हैं। सिमिलरली यहां पर अब आप एल्कलाइन अर्थ मेटल का केस देखिए। ठीक है, एल्कलाइन अर्थ मेटल का केस। ठीक है, सो 2nd पीरियड एलिमेंट है बेरिलियम और 6th पीरियड एलिमेंट है बेरियम। अगेन हम लोग रेडियम की बात नहीं करेंगे बिकॉज रेडियम इज योर रेडियो एक्टिव एलिमेंट एंड इट इज बिलोंगिंग फ्रॉम 7th पीरियड, नहीं करेंगे हम बात।
सो बेरिलियम से बेरियम तक जाने पर आपका एटॉमिक साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ग्रुप वाइज अप टू डाउन आ रहे हैं आप, ठीक है। तो सीधी सिंपल सी बात है, जब आप अप टू डाउन जाते हैं अक्रॉस द ग्रुप, ठीक है, आपका एटॉमिक साइज, आपका एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है, याद रखिएगा। अब फिजिकल प्रॉपर्टी में ये तो कहानी हम लोगों ने कवर की एटॉमिक साइज की, अब हम लोग कहानी कवर करेंगे आयोनिक रेडियाई की। अब यहां पर साइज भी रेडियाई के हिसाब से देखी जाएगी, ठीक है। सो आयनिक रेडियाई में हम जानते हैं कि हमारा एल्कलाई मेटल और एल्कलाई अर्थ मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर के होते हैं, ठीक है। हम जानते हैं भाई यहां पर ड्यू टू इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर, ठीक है, हमारा एल्कलाई मेटल और एल्कलाई अर्थ मेटल क्या होता है, एक तरीके से इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीशीज होती है ये, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीशीज, ठीक है। अगर आप इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीशीज प्रोनाउंस नहीं करना चाहते तो हम ये भी बोल सकते हैं कि कैन फॉर्म कैटायन, ठीक है, ये क्या कर सकते हैं, कैन फॉर्म कैटायंस। तो ये बात भी आपको याद रखनी चाहिए। अब कैटायंस कैसे बनेंगे, थ्रू आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। यहां पर मैं एक सेपरेट पोर्शन ले लेता हूं आपको एक्सप्लेन करने के लिए। जस्ट सपोज के मेरे पास अवेलेबल है लिथियम, ठीक है, क्या अवेलेबल है, लिथियम। लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट लिखता हूं मैं, ये हो जाएगा 1s2, ठीक है, समझ रहे हैं, ये हो जाएगा 1s2। देखो हाइड्रोजन हो गया आपका पहला एलिमेंट, हीलियम हो गया दूसरा एलिमेंट, ठीक है, लिथियम हो गया थर्ड एलिमेंट। सो अब मैं इसे क्या लिखूंगा, 1s2 2s1, ठीक है, 1s2 2s1। यानी कि लिथियम कह रहा है कि उसके इनर शेल में, इनर मतलब 1s, एक इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है कि दो इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, और कह रहा है कि उसके आउटर शेल में यानी कि 2s में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक। अब अगर इस लिथियम को हम लोग कैटायन में कन्वर्ट करना चाहते हैं, कैसे करेंगे, आप लोगों ने आयनाइजेशन एनर्जी के थ्रू एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया, ओके, और लिथियम कैटायन बना दिया। जैसे ही ये सब हुआ तो अब लिथियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था वो क्या हो गया, 1s2 2s0, 1s2 2s0, यानी कि लिथियम के इनर शेल अब क्या बन गया है, आउटर शेल। ये किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था, ये था हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो कि मोस्ट स्टेबल सिचुएशन मानी जाती है। 2s में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है भाई, खाली हो गया 2s पूरी तरीके से। सो हम बोल सकते हैं कि लिथियम ने नियरेस्ट नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर कर लिया है, यानी कि लिथियम कैटायन में कन्वर्ट हो गया है। अब मैं बात करना चाहूंगा कि दोनों लिथियम के साइज के बारे में, ठीक है। इनिशियली लिथियम का साइज था ये लिथियम का न्यूक्लियस और लिथियम के आउटर मोस्ट शेल में था इलेक्ट्रॉन। जब इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला तो अब आउटर शेल में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है, अब आउटर शेल में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब क्या होगा, अब न्यूक्लियस जो है ये आउटर शेल को अट्रैक्ट करना चालू करेगा, ठीक है, चालू करेगा। जैसे ही अट्रैक्ट करना चालू किया, मुझे कॉमन सेंस सबसे पहले एक बात माइंड में क्लिक की, ठीक है, कि लिथियम का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लिथियम के पास इनिशियल इलेक्ट्रॉन कितने थे, टोटल 3, और लिथियम के पास प्रोटॉन कितने हैं, 3, ठीक है। जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो अब लिथियम के पास इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 2, और टोटल प्रोटॉन कितने हैं लिथियम के पास, कॉमन सेंस की बात है 3। सो इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए,
अब यहां पर सेकंड सिचुएशन में क्या देख रहा हूं, देखो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का रेशियो क्या देख रहा था मैं, 1। लेकिन अब यहां पे देखूं तो मेरा प्रोटॉन की वैल्यू ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कम है, यानी कि न्यूक्लियस का चार्ज इंक्रीज हो गया है। क्यों भाई, इलेक्ट्रॉन का चार्ज 2, प्रोटॉन का 3, किसका चार्ज ज्यादा, न्यूक्लियस का। इसे बोलते हैं न्यूक्लियस चार्ज इंक्रीमेंट, या फिर जेड इफेक्टिव जो हमारा इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है, यहां पर हमें साफ साफ दिख रहा है। तो जैसे ही न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हुआ नहीं कि हमारा वेकेंट 2s ऑर्बिटल, ये कौन सा ऑर्बिटल था बेटा, 2s, क्योंकि 1s तो फुली फिल्ड है, 1s तो फुली फिल्ड है। ये क्या है, 2s, जो कि अब पूरी तरीके से वेकेंट हो गया है। तो भैया ये जो 2s है अब ये न्यूक्लियस की तरफ जाएगा धीरे धीरे धीरे, तो आपका रेडियाई क्या हो जाएगा, कम। रेडियाई कम तो डायामीटर कम, डायामीटर कम तो साइज कम। ठीक है, श्रिंक हो रहा है। तो नॉर्मल लिथियम और लिथियम कैटायन को मैं कंपेयर करूं, ठीक है, नॉर्मल लिथियम और लिथियम कैटायन को कंपेयर करूं तो नॉर्मल लिथियम का साइज सबसे बड़ा है और लिथियम कैटायन का साइज छोटा है। सो आयनिक रेडियाई अगर देखूं तो भैया लिथियम से सीजियम प्लस तक की कहानी है। ठीक है, सबसे छोटा लिथियम प्लस, भाई जो साइज यहां पर नॉर्मल सिचुएशन का था अब उसके कैटायन का साइज भी वही देखा जाएगा। ये अब कॉमन सेंस चल रहा है। तो लिथियम कैटायन इज योर स्मॉलेस्ट एंड सीजियम कैटायन इज योर बिगेस्ट। सिमिलरली सेम स्टोरी, सेम कॉन्सेप्ट फॉर व्हाट, फॉर Be2+2 Ba2+, सेम कॉन्सेप्ट। ठीक है, यहां लिथियम की जगह बेरिलियम रख दीजिए, 2 बार आयनाइजेशन एनर्जी के थ्रू 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लीजिए। बेरिलियम नियरेस्ट इलेक्ट्रॉनिक गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर कर लेगा, यानी कि Be2+ भी किस पे आ जाएगा, आपके 1s0 पे, 1s2 पे आ जाएगा। बेरिलियम भी आपके हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर कर लेगा जो कि नियरेस्ट है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको देखना है। इसमें भी वही कहानी लगी, बेरिलियम के इलेक्ट्रॉन्स भी कम हो गए और प्रोटॉन्स एज इट इज रहे। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का रेशियो देखा जाए तो जेड इफेक्टिव इंक्रीज हो रहा है, जेड इफेक्टिव इंक्रीज हुआ और आपके स्पीशीज का साइज छोटा हो गया। तो बेरिलियम से लेके बेरियम तक सेम कहानी जो कि मैंने अभी अभी जस्ट लिथियम और सीजियम के केस में बताई। तो ये जो आप देख रहे थे ये हो जाएगा बेटा आपके एल्कलाई मेटल्स के कैटायन का आयनिक रेडियाई ऑर्डर, और ये जो था ये हो जाएगा एल्कलाइन अर्थ मेटल्स के आयनिक रेडियाई का ऑर्डर। समझ में आ गई मेरी बात? इस तरीके से हम लोग आयनिक रेडियाई पर बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग अगली फिजिकल प्रॉपर्टीज पर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगली फिजिकल प्रॉपर्टीज पर आगे बढ़ेंगे। तो यहां पर इतना ही कंसेप्ट यूज करना है आप लोगों को। अगली प्रॉपर्टीज पर जाने से पहले यहीं पर थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, सो आई गेस आपको आयनिक रेडियाई का फंडा समझ में आ गया होगा। यानी कि आयनिक रेडियाई के लिए रिस्पॉन्सिबल क्या है, आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, हम लोग आयनाइजेशन एनर्जी के ही रीजन की वजह से, ड्यू टू आयनाइजेशन एनर्जी वी कैन क्रिएट अ कैटायन, वी कैन क्रिएट अ पर्टिकुलर आयनिक फॉर्मेट ऑफ अ स्पीशीज। समझ में आ रही है मेरी बात? तो यहां तक आपका सारा का सारा कंसेप्ट आई गेस क्लियर हो गया होगा, किस तरीके से आयनिक रेडियाई और एटॉमिक साइज को मैं कंपेयर कर रहा हूं। तो मैं सीधा सीधा क्लियर से एक और बात बताना चाहता हूं कि अभी जो हम लोग आयनिक रेडियाई देख रहे हैं वो कौन सी आयनिक रेडियाई देख रहे हैं यहां पर, कैटायोनिक। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं हमारे मेटल्स जो हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर के हैं और कैटायंस ही बना सकते हैं, एनायंस नहीं बनाएंगे। एनायंस के लिए आपको नॉन मेटल्स चाहिए, उनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की पावर भी देखनी होती है। ठीक है, तो जनरली हम लोग यहां पर आयनिक रेडियाई में कैटायनिक रेडियाई एनालाइज कर रहे थे फॉर आवर एल्कलाई मेटल एंड फॉर आवर एल्कलाई अर्थ मेटल। सो अब हम लोग बात करेंगे हमारी अगली फिजिकल प्रॉपर्टी पर। तो गाइज हमारी जो अगली फिजिकल प्रॉपर्टी है दैट इज आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आप लोगों को पीरियोडिक टेबल में पहले ही पढ़ा दिया गया था कि आयनाइजेशन एंथैल्पी या आयनाइजेशन एनर्जी या फिर आयनाइजेशन पोटेंशियल, कुछ भी बोल लीजिए, क्या होती है। फिर से मैं ओरली एक बार बोल देता हूं, दैट रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ मिनिमम एनर्जी बाय विच एन आइसोलेटेड gaseous atom can remove its electron
फ्रॉम इट्स आउटर मोस्ट शेल। ओके, तो ये कहानी है। यानी कि जब कोई आइसोलेटेड गैसियस एटम अपने आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन रिमूव करता है या रिलीज करता है, किसकी वजह से? जब उसे एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी मिलता है, और वो एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? आपका आयनाइजेशन एनर्जी। और वो जो वैल्यू है या वो जो मैग्नीट्यूड है एनर्जी का, वो क्या होता है? मिनिमम रिक्वायरमेंट वाला होता है। यानी कि मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट है किसी आइसोलेटेड गैसियस एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल से एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करने के लिए, जिससे वो या तो नियरेस्ट नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर कर ले, और अगर नहीं कर पाता है तो सक्सेसिवली आप यही प्रोसेस करते जाएंगे जब तक कि वो नियरेस्ट नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर करके खुद को स्टेबल नहीं बना लेता। ठीक है, तो हम लोग अगर बात करें आयनाइजेशन एंथैल्पी की, तो जब हम लोग ग्रुप वाइज अप टू डाउन जाते हैं, ग्रुप वाइज अप टू डाउन जाते हैं, आपके आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू भी डिक्रीज होती है। क्यों होती है गाइस? जैसे जैसे आप अप टू डाउन जा रहे हैं, आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। क्यों? क्योंकि हम अच्छी तरीके से जानते हैं ग्रुप वाइज नीचे जाने पर हमारे नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रहे हैं। क्या हो रहा है यहां पर? नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमेन्स कांस्टेंट एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमेन्स कांस्टेंट। आपका इलेक्ट्रॉन तो इंक्रीज नहीं हो रहा है ना, आपका आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो सेम ही रहेगा। फर्स्ट डे के लिए S1 और सेकेंड डे के लिए S2, बस नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रहे हैं। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होते हैं, तो मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होने के साथ साथ आपके एनर्जी की रिक्वायरमेंट भी इंक्रीज हो जाती है। सबसे इजी इलेक्ट्रॉन पता है कहां से निकलता है? सबसे इजी इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल से। ठीक है, लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछने लग जाऊं कि वो आउटर मोस्ट शेल है क्या, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो सीधी सिंपल सी बात है, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रहे हैं, आपके आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हो रही है। ठीक है, क्योंकि आपका एटॉमिक साइज भी कम हो रहा है। तो दूसरा फंडा ये है कि नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रहे हैं, आपका एटॉमिक साइज भी इंक्रीज हो रहा है, एटॉमिक साइज भी इंक्रीज हो रहा है। और मैंने पीरियोडिसिटी में पढ़ाया है कि हमारे आयनाइजेशन एनर्जी की जो वैल्यू होती है, हमारा आयनाइजेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। ये हम लोगों ने पीरियोडिसिटी में बहुत अच्छे से देखा है। ठीक है, तो जैसे जैसे आपका एटम का साइज इंक्रीज हो रहा है, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हो रही है। तो सबसे बड़ा एटॉमिक साइज है सीजियम का, तो सबसे लेस आयनाइजेशन एनर्जी किसकी? सीजियम की। सबसे लेस एटॉमिक साइज है लिथियम का, तो सबसे मैक्सिमम आयनाइजेशन एनर्जी किसकी? लिथियम की। ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बात? तो इस तरीके से आपको देखना है। अब लिथियम की मैक्सिमम आयनाइजेशन एनर्जी क्यों? देखो, लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s1 और सीजियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 6s1। 1s1 को अगर मैं ड्रॉ करके देखूं, तो ये रहा मेरा 1s1, जिसमें कहीं ना कहीं ये रहा एक इलेक्ट्रॉन और ये रहा न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस इतना करीब है s और ऑर्बिटल के, कौन से s के? 1s के। तो न्यूक्लियर मतलब न्यूक्लियर चार्ज, यानी कि न्यूक्लियस का जो इफेक्ट है, Z इफेक्ट है, इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि यहां पर हमें आयनाइजेशन एनर्जी की मिनिमम वैल्यू से इलेक्ट्रॉन रिलीज होता हुआ दिखाई नहीं देगा। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल के बीच बहुत ही हाई मैग्नीट्यूड की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रही है। तो मैं बोल सकता हूं कि यहां पर आपको क्या दिखाई दे रही होगी बेटा? हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके बीच दिखाई दे रही है? ये हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये आपको दिखाई दे रही होगी बेटा बिटवीन ऑफ व्हाट? ठीक है, इन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन भी किसका? 1s का।
किसका इलेक्ट्रॉन, 1s का। तो हाई अट्रैक्शन फोर्स की वजह से आपके आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू भी ज्यादा होती है। तो मैं ऐसे बोल सकता हूं सीधा सीधा, यहां पे एक चेन क्रिएट कर रहा हूं। सो मैं बोल सकता हूं कि हमारे रिक्वायर्ड आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू भी ज्यादा रहेगी। ठीक है, अब सीजियम का केस देखा जाए तो सीजियम को अगर मैं ड्रॉ करके देखूं तो सीजियम का ये है 6s1, यानी कि 5s भी कहीं ना कहीं आया होगा। ठीक है, 4s भी कहीं ना कहीं आया होगा। ठीक है, 3s भी कहीं ना कहीं आया होगा, 2s भी कहीं ना कहीं आया होगा, 1s भी कहीं ना कहीं आया होगा, और ये न्यूक्लियस आपका। तो 6s देखिए कितना आउटर है। अब न्यूक्लियस से, ठीक है, अब यहां पे चला गया मेरा, बिल्कुल ठीक है। तो मैं कह रहा हूं कि न्यूक्लियस से 6s तक की डिस्टेंस, न्यूक्लियस से 6s तक की डिस्टेंस देखी जाए तो मैक्सिमम है ना। तो अब अगर मैं बात करूं यहां पे इन बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन, हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की जगह मुझे क्या बोलना पड़ेगा, लो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या बोलूंगा मैं इसको, लो। एक मिनट, स्लाइड चेंज हो गई है, जस्ट अ मिनट गाइस, क्या स्पेस अवेलेबल नहीं होता ना ज्यादा। लो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, लो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहां पे भाई, बिटवीन न्यूक्लियस एंड 6s इलेक्ट्रॉन। ठीक है, न्यूक्लियस एंड 6s इलेक्ट्रॉन। तो अब इलेक्ट्रॉन रिलीज करना कहां से इजी टास्क है, 6s से इलेक्ट्रॉन रिलीज करना इजी टास्क है। टफ टास्क कहां पर है, 1s से इलेक्ट्रॉन रिलीज करना टफ टास्क है। क्यों, क्योंकि न्यूक्लियस हाई अप्रोच कर रहा है, यहां न्यूक्लियस लोअर अप्रोच कर रहा है। मिनिमम एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी 6s से एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करने के लिए, और मैक्सिमम एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी 1s से एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करने के लिए। ठीक है, तो ये कहानी है। और अब ये पूरा का पूरा एक फंडा है, जैसे जनरली हम लोग एल्कलाई मेटल के लिए देख रहे हैं, लिथियम इज योर मैक्सिमम आयनाइजेशन एनर्जी एलिमेंट और सीजियम इज योर मिनिमम आयनाइजेशन एनर्जी एलिमेंट। और इसके साथ साथ आपको एक छोटा सा फंडा भी बताना चाहता हूं। ठीक है, सीजियम से इलेक्ट्रॉन निकालना है वो बात अलग है, और सीजियम का जो यूज किया जाता है, सीजियम ऑल्सो यूज इन फोटो इलेक्ट्रिक सेल, तो ये बात आप याद रखिएगा। सीजियम इज ऑल्सो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट। आपको पता है सीजियम की रिएक्शन अगर वाटर से कराएं तो एक ब्लास्ट मारता है, आग लगती है। ठीक है, तो ये कहानी तो क्लियर हो गई आयनाइजेशन एंथैल्पी की। ठीक है, आगे बढ़ता हूं बच्चों का, आइए आगे। अब यही कहानी जो मैंने आपको जस्ट अभी अभी एल्कलाई मेटल के लिए बताया, वही सेम स्टोरी सेम कॉन्सेप्ट आपको एल्कलाई अर्थ मेटल के रिगार्डिंग भी एनालाइज करना है, अज्यूम करना है। सो ये तो हो गई हमारे एल्कलाई मेटल की के कहानी। अब हम बात करेंगे एल्कलाई अर्थ मेटल की कहानी। ठीक है, तो अर्थ मेटल में भी सेम कॉन्सेप्ट लगेगा। सेम कॉन्सेप्ट यानी कि क्या, आपको बस इतना याद रखना है कि आयनाइजेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज ओनली, एटॉमिक साइज ओनली। और फिर पिछली स्लाइड पर मैं वापस आता हूं तो सारे फंडे एक बार फिर से बोलता हूं इसी चीज के लिए। ये सारे फंडे हो गए, अप टू डाउन गए, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज है, क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज है, क्यों, क्योंकि एटॉमिक साइज इंक्रीज है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो रिमेन कांस्टेंट ही है ना, आपके 2s2 वाला ले लो, 3s2 ले लो, तो s2 तो सब में चल रहा है। ठीक है, तो बस आपको एक ही चीज याद रखनी है और वो है ये। ठीक है, फिर एक और हम लोग चीज जानते हैं बहुत बढ़िया तरीके से कि बोथ आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर स्पीशीज। ठीक है, सो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट गाइस, आयनाइजेशन एनर्जी। यानी कि अगर मैं एक और फंडा लेकर आ जाऊं तो एक और फंडा क्या कहेगा कि आयनाइजेशन एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन। ठीक है, आयनाइजेशन इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर ना, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं आयनाइजेशन, आयनाइजेशन। और आयनाइजेशन को मैं ये भी लिख सकता हूं कि कैटायन फॉर्मेशन। ठीक है,
कैटायन फॉर्मेशन। तो क्या लिखूंगा मैं, आयनाइजेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन ड्यू टू इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर, ड्यू टू इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर। सो ये भी आपका एक फंडा हो गया। तो इस तरीके से आपका एल्कलाइन अर्थ मेटल का भी ऑर्डर तैयार है आयनाइजेशन एंथैल्पी वाली फिजिकल प्रॉपर्टी के लिए, जिसमें बेरिलियम हैविंग मैक्सिमम आयनाइजेशन एनर्जी एंड बेरियम हैविंग मिनिमम आयनाइजेशन एनर्जी। तो याद रखना है, ये सब कॉन्सेप्ट्स हैं आपके, ठीक है, ये सब पूरी तरीके से याद रखेंगे आप। आगे बढ़ता हूं मैं अगली फिजिकल प्रॉपर्टी के लिए, और हमारी जो अगली फिजिकल प्रॉपर्टी है दैट इज रिड्यूसिंग कैरेक्टर, ठीक है। सो रिड्यूसिंग कैरेक्टर की अगर मैं बात करूं यहां पर, तो ये ऑर्डर आपको क्या इंडिकेशन दे रहा है कि ये एल्कलाई मेटल के करस्पॉन्डिंग है और ये किसके करस्पॉन्डिंग है, एल्कलाई अर्थ मेटल के करस्पॉन्डिंग। रिड्यूसिंग कैरेक्टर में आपको शायद कहीं ना कहीं कंफ्यूजन आएगा कि सर लिथियम पहले कैसे आ गया है और उधर सोडियम, मतलब लिथियम को भी यहां होना चाहिए था, लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम ऐसा ऑर्डर होना चाहिए था, सर लिथियम यहां कैसे आ गया है, आप हमें बताइए। सो रिड्यूसिंग कैरेक्टर के बारे में अगर बात करें वो भी लिथियम के, ठीक है, सबसे पहले तो ये लेस एटॉमिक साइज, अब वो तो कॉमन सेंस वाली बात है, लिथियम हैविंग लेस एटॉमिक साइज, ठीक है, सीजियम हैविंग मैक्सिमम एटॉमिक साइज। तो रिड्यूसिंग कैरेक्टर कैसे देखते हैं हमें वो भी देखना है, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से देखते हैं क्या, एटॉमिक साइज से देखते हैं क्या, ठीक है, या आयनाइजेशन एंथैल्पी से देखते हैं क्या, तो हमें वो सब देखना है, ठीक है। सिमिलरली अगर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा हो बेटा मांगे कार स्कूटर बापू राजी वाला सीन है, तो ये तो सही है लेकिन इसकी क्या कहानी है, सॉरी एक मिनट, ये तो सही है, इसकी क्या कहानी थी, जो लिथियम है ये पहले क्यों आया रिड्यूसिंग कैरेक्टर के मामले में। So guys, lithium having what? Lithium having what? High electropositive character with respect to all these. ठीक है, सो इस तरीके से आपको रिड्यूसिंग कैरेक्टर देखना है। और यहां पर ये तो एज इट इज है, यहां पर आपको चेंजेस दिखाई देंगे, ठीक है। अगर आपको दिखाई दे रहा होगा तो मैं आपको ये भी बता सकता हूं कि आयोनाइजेशन एनर्जी इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, ये बेरिलियम से बेरियम तक की कहानी के लिए, ठीक है, 1 अपॉन रिड्यूसिंग कैरेक्टर। ठीक है, याद रखना है ये। लेकिन यहां पर वो फंडा नहीं लग रहा है, यहां पर ये क्या है, एक्सेप्शनल बिहेवियर है। क्यों आ गया, क्योंकि यहां पे लिथियम पहले आ रहा है। क्यों आ रहा है ये लिथियम पहले, रिड्यूसिंग कैरेक्टर लिथियम का यहां पहले, क्यों, क्योंकि हाईली पॉजिटिव, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर है लिथियम, ठीक है, इजिली रिड्यूस कर सकता है, ये इजिली रिड्यूस कर सकता है, ठीक है। दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि अगर मैं सोडियम पोटेशियम रुबिडियम को देखूं, ये तीनों सॉलिड फेज में अवेलेबल है, वहीं सीजियम फ्रेंशियम आपके लिक्विड फेज में होते हैं, वहीं लिथियम की बात करें तो गैसियस फेज में होता है, ठीक है, सॉलिड 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 लिक्विड गैस और फ्रेंशियम भी लिक्विड। सो इतना आपको याद रखना है, गैसियस फेज है, लिथियम के इजिली रिड्यूस कर सकता है, ठीक है। समझ में आ रही मेरी बातें। आगे बढ़ता हूं बच्चों में, अगली फिजिकल प्रॉपर्टी जो है दैट इज डेंसिटी, ठीक है। डेंसिटी का केस अगर देखा जाए, ठीक है, हम लोग जानते हैं डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। भाई हम लोगों ने पढ़ रखा है कि डेंसिटी इज योर मास अपॉन वॉल्यूम। और हम लोग ये भी जानते हैं कि जब हम पीरियोडिक टेबल में ग्रुप वाइज नीचे जाएंगे तो हमारा मास भी इंक्रीज होता है और हमारा वॉल्यूम भी इंक्रीज होता है, ये दोनों चीजें इंक्रीज होती हैं, हम जानते हैं। तो हमारी डेंसिटी भी क्या होनी चाहिए थी बेटा, इंक्रीज होनी चाहिए थी। लेकिन बात यह है कि हमारे सोडियम और पोटेशियम की कहानी, ठीक है, हलीना का रब से फरियाद को अगर देखा जाए तो हमारे पास
ठीक है, हमारे पास पोटेशियम में यहां पर वेकेंट 3d ऑर्बिटल अवेलेबल है। अब अगर ऐसा देखा जाए तो एक्चुअल में रियलिटी क्या होनी चाहिए थी, मतलब आपको देखना है, ठीक है, आप क्या बोलते हैं सर, लिथियम से ज्यादा डेंसिटी किसकी होनी चाहिए थी, सोडियम की होनी चाहिए थी, सोडियम से ज्यादा डेंसिटी होनी चाहिए थी पोटेशियम की, पोटेशियम से ज्यादा डेंसिटी होनी चाहिए थी सर रुबिडियम की, और रुबिडियम से ज्यादा डेंसिटी होनी चाहिए थी सीजियम की। क्यों? क्योंकि सर आपने अभी अभी लिखा है कि D इज इक्वल टू m/v, यानी कि सर डेंसिटी जो है मास अपॉन वॉल्यूम होती है। और हम जानते हैं कि सर जो मोजले की मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, मतलब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल मेंडेलीव की थी, उसका जो लेटेस्ट वर्जन था मोजले वाला, तो उसको वेल कैटेगराइज किया गया है। सर जब आप अप टू डाउन आ रहे हैं ग्रुप वाइज, कॉमन सेंस की बात है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट का एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है, मास इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। सो कॉमन सेंस की बात है सर, मास इंक्रीज तो डेंसिटी इज आल्सो इंक्रीज, और साथ ही साथ वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा है। क्यों? क्योंकि नीचे जाने पर, ग्रुप वाइज नीचे जाएंगे तो एलिमेंट के अंदर क्या हो रहा है, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रहे हैं, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होने के साथ साथ उसका एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है, एटॉमिक साइज इंक्रीज होने के साथ साथ उसका ऑक्यूपाइड वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा है, जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम होगी, ठीक है। लिथियम की बात करें छोटा सा साइज, सीजियम की बात करें बड़ा सा साइज, ठीक है। क्यों? क्योंकि लिथियम में सिर्फ 1s है, सीजियम में 6s है, उसमें 1 2 3 4 5 सारे के सारे s अवेलेबल हैं, ठीक है। सो वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा है, लेकिन एक जगह आपको थोड़ा सोचना पड़ता है, और वो जगह ये है कि ये ऐसी क्यों है, होना चाहिए था ये, लेकिन ये है। तो आप कहोगे सर वो गलत लिखा है ये सही है, मैं कहूंगा कि बेटा ये गलत है। क्यों? क्योंकि गाइस हम जानते हैं हमारा पोटेशियम जो है, लिथियम सेकंड पीरियड से है, सोडियम थर्ड पीरियड से है, और थर्ड पीरियड के जस्ट बाद वेकेंट d ऑर्बिटल आने स्टार्ट हो जाते हैं, यानी कि पोटेशियम जो है हमारा वेकेंट d ऑर्बिटल लेके बैठा हुआ है। अब वेकेंट d ऑर्बिटल लेके बैठा है, यानी कि अननेसेसरी का वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है। तो पोटेशियम के केस में देखो मास तो इंक्रीज हो रहा है, कॉमन सेंस की बात है, लेकिन पोटेशियम के केस में मास से ज्यादा इंक्रीज वॉल्यूम हो गया। तो जब मास से ज्यादा इंक्रीज वॉल्यूम हो गया तो डेंसिटी कहीं ना कहीं फ्लक्चुएट मार देगी, यानी कि डेंसिटी डिक्रीज होती है कब, जब आपका वॉल्यूम कुछ ज्यादा ही क्वांटिटी में इंक्रीज होता है। मास इंक्रीज हो रहा है, लेकिन मास इंक्रीज हो रहा है रेगुलरली, नॉट ड्रास्टिकली, रेगुलरली इंक्रीज हो रहा है, थोड़ा फिर थोड़ा, 5 10 15 20 25 30 वाला फिगर है। लेकिन वॉल्यूम 1 फिर 9 पे आ गया, फिर 20 पे पहुंच गया, फिर 100 पे पहुंच गया, इस तरीके से वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा। तो पोटेशियम के केस में वेकेंट d ऑर्बिटल की अवेलेबिलिटी वॉल्यूम ऑक्यूपिकेशन इंक्रीज कर रही है, जिसकी वजह से डेंसिटी डिक्रीज होती हुई दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि मास इंक्रीज हो रहा है, आई एग्री, बट वॉल्यूम कुछ ज्यादा ही इंक्रीज हो गया पोटेशियम तक आते आते, तो परफेक्ट डेंसिटी का ऑर्डर हो गया आपका ये। सो ड्यू टू वेकेंट 3d ऑर्बिटल देयर इज एब्रप्ट इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ पोटेशियम, हेंस डिक्रीजेस मतलब डेंसिटी, ठीक है। तो आपका ये ऑर्डर एकदम करेक्ट है, वो नहीं है, दिस इज नॉट रियल, दिस इज रियल, ठीक है। अब यही चीज हम लोग देखेंगे कहां पर बच्चों, हमारे एल्कलाई अर्थ मेटल के केस में। ये कौन सा केस था? ये था एल्कलाई मेटल का केस। अब हम बात करेंगे एल्कलाई अर्थ मेटल के केस में, ठीक है। सो एल्कलाई अर्थ मेटल का केस देख लिया जाए। तो एल्कलाई अर्थ मेटल में देखिए, सबसे पहले किसे होना चाहिए था? बेरिलियम को। देखो क्या होना चाहिए था वो मैं आपको बताता हूं। एक्चुअली होना चाहिए था ये सर बेरिलियम, ठीक है, मैग्नीशियम, ठीक है। आप ये कहना चाहते थे सर मास इंक्रीज हो रहा है, ऊपर से नीचे जाने पर डेंसिटी भी इंक्रीज होनी चाहिए, मतलब ये ऑर्डर होना चाहिए था। आपने तो लिखा है कि सबसे पहले कैल्शियम आएगा, फिर मैग्नीशियम आएगा, फिर बेरिलियम आएगा, फिर स्ट्रोंशियम, फिर बेरियम।
तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि भैया कैल्शियम क्यों आ रहा है, कैल्शियम क्यों आ रहा है, वेकेंट डी ऑर्बिटल वाला लॉजिक लगाइए। बेरिलियम कौन से पीरियड का, सेकंड, मैग्नीशियम थर्ड, फोर्थ, अगेन फोर्थ पीरियड से ही वेकेंट डी ऑर्बिटल आने चालू हो गए, ये केस, ठीक है, ये केस। दूसरी बात, बेरिलियम जो है, बेरिलियम जो है बेटा सबसे लोएस्ट या फिर लाइटेस्ट एलिमेंट है। अब यहां पर देखें, जैसे लिथियम सबसे लाइटेस्ट एलिमेंट मान रहे हैं, वैसे भी ये भी है, ठीक है, लाइटेस्ट एलिमेंट जो है वही डेंसिटी उसकी ज्यादा। तो कैल्शियम, मैग्नीशियम, बेरिलियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, ये चीजें फिक्स हो गई भैया आपकी, ठीक है। मैग्नीशियम और स्ट्रोंशियम के बीच में बेरिलियम वेरी कर रहा है। अब हम लोग बात करेंगे हाइड्रेशन एंथैल्पी की, ठीक है। किसकी बात करेंगे बच्चा पार्टी, हाइड्रेशन एंथैल्पी। तो हाइड्रेशन एंथैल्पी एक्चुअली क्या होती है, आपकी स्क्रीन के सामने बेसिक कंसेप्ट दिए गए हैं, ठीक है। हाइड्रेशन एंथैल्पी यानी कि जब कोई कैटायन हमारे पास अवेलेबल होगा लाइक दिस, उस कैटायन को अप्रोच करने के लिए जो वाटर स्पीशीज आने वाली है, उस कैटायन को अप्रोच करने के लिए जो वाटर स्पीशीज होगी, अट्रैक्शन होगा यहां पे। तो जब वाटर के मॉलिक्यूल्स कैटायन को कैप्चर करेंगे या कैटायन अपने आप को कैप्चर करवाएगा वाई दी वाटर मॉलिक्यूल, दैट इज नोन एज हाइड्रेशन। और जो सराउंडिंग में एनर्जी रिलीज होगी इस कैप्चरिंग से, दैट इज नोन एज हाइड्रेशन एंथैल्पी। सो गाइस, कॉमन सेंस, द हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ एल्कालाई मेटल्स आयन, एल्कालाई मेटल आयंस मतलब कि भाई लिथियम का, ठीक है, सोडियम, ठीक है, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, like that. So that is decreases with increase in ionic radii. सबसे ज्यादा आयनिक रेडियाई किसकी है, सीजियम की, ठीक है। सबसे ज्यादा आयनिक रेडियाई किसकी है, हमारे सीजियम की है भैया। यानी कि ये लिथियम कैटायन, सोडियम कैटायन, पोटेशियम कैटायन, रुबिडियम कैटायन और सीजियम कैटायन, ठीक है। तो ये हो गई हमारी आयनिक रेडियाई का ऑर्डर, ठीक है। द हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ एल्कलाई मेटल डिक्रीजेस जब आपके कैटायन की रेडियाई बढ़ेगी। क्यों, क्योंकि अब वाटर के मॉलिक्यूल से बड़ा आपका कैटायन हो गया। अरे भैया, बड़ी चीज छोटी चीज को क्यों कैप्चर करेगी। यहां पर अगर मैं बात करूं, लिथियम का साइज जरा सा है, मान लो लिथियम का साइज ये रहा, सोडियम का साइज ये रहा, पोटेशियम का साइज थोड़ा सा और बड़ा, रुबिडियम का साइज थोड़ा और बड़ा, सीजियम का साइज सबसे बड़ा मान लो। अरे भाई, जब कैटायन का साइज बड़ा आ गया तो वो आपके वाटर के मॉलिक्यूल को क्यों कैप्चर करने देगा, ठीक है। तो आपका ऑर्डर क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, लाइक दिस। ये क्या था बेटा आपका एल्कलाई मेटल का केस, और ये क्या है आपके एल्कलाई अर्थ मेटल का केस है, याद रखिएगा। यहां पर भी सेम स्टोरी है। बेरियम 2+ का साइज, बेरियम 2+ का साइज सबसे बड़ा है अगर मैं आयनिक रेडियाई देखूं यहां पे, ठीक है। आयनिक रेडियाई किसके लिए देखूं यहां पे, एल्कलाई अर्थ मेटल के केस में, तो भैया सबसे पहले क्या Be2+ आता, ठीक है। और कहां तक जाता है ये, Ba2+ तक जाता। तो आयनिक रेडियाई का अपोजिट होता है। तो सीधा सीधा एक फंडा में लिख देता हूं, ठीक है, हाइड्रेशन एंथैल्पी या फिर हाइड्रेशन एनर्जी। इसको हीट एनर्जी मत समझ लेना, कुछ बच्चे समझ लेंगे सर हीट एनर्जी एच ही लिख दिया, तो इसको मैं ढंग से ही लिख देता हूं, नहीं तो आप लोग गलत समझेंगे इसको, ठीक है। तो सीधी सिंपल सी बात है, यहां स्पेस भी नहीं है ना, तो मैं लिख देता हूं हाइड्रेशन एनर्जी is inversely proportional to ionic radii। अब वो जो आयनिक रेडियाई है उसमें आप कैटायनिक रेडियाई भी अज्यूम कर सकते हैं और एनायनिक भी। क्यों भाई, यहाँ पे कैटायन का साइज भी आप देख पा रहे हैं कि बड़ा कैटायन है तो कैप्चर नहीं करेगा, तो एनायन में भी तो आप देख ही पाएंगे ना कि बड़ा एनायन है तो कैप्चर नहीं करेगा, ठीक है। और वैसे भी हाइड्रेशन एनर्जी एनायन में देखी भी नहीं जाती। क्यों, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ कैटायनिक पोर्शन में देखी जाती है। क्यों,
अरे भाई तुम्हारा जो H2O पहले से ही 2 लोन पेयर लेके बैठा है, अब तुम्हारे एनायन को कैप्चर करेगा क्या? तो रिपल्शन हो जाएगा ना, लोन पेयर और एनायन में रिपल्शन हो जाएगा ना। तो भाई कैटायन के साथ ही हाइड्रेशन एनर्जी देखी जाती है, ठीक है। जब ये कैप्चर हुआ तो सराउंडिंग में कुछ ना कुछ अमाउंट में रिलीज हुई एनर्जी ही आपकी हाइड्रेशन एनर्जी कह रही है, जैसे हम लोग हाइड्रेशन एंथैल्पी कहते हैं। आई गेस आपको समझ में आ गया होगा। तो ये था आपका एल्कलाई अर्थ मेटल के आयनिक रेडियाई यानी कि कैटायनिक रेडियाई का ऑर्डर, और ये है आपके एल्कलाई अर्थ मेटल के हाइड्रेशन एंथैल्पी का ऑर्डर, वो रिवर्स है, उल्टा। तो ये फंडा आप लोगों को याद रखना है, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। ये सारी चीजें आपको समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग बात करेंगे आयनिक मोबिलिटी की। सो गाइस, हम लोग बात कर रहे हैं एस ब्लॉक एलिमेंट की, तो जाहिर सी बात है, कॉमन सेंस की बात है, सेंस ऑफ ह्यूमर की बात है, एनायनिक पार्ट तो आपको देखने को मिलेगा नहीं, कैटायनिक पार्ट ही आपको देखने का मिलेगा, ठीक है। अगर मान लीजिए कि हम बात कर रहे हैं आपके एल्कलाई मेटल्स की, आपके एल्कलाई मेटल कौन सा कैटायन बनाते हैं? M+ टाइप का। और आपके एल्कलाई अर्थ मेटल कौन से टाइप का कैटायन बनाते हैं? M2+ टाइप का। क्यों? क्योंकि एल्कलाई मेटल तभी पॉजिटिव बनाएगा जब वो नियरेस्ट नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर करेगा थ्रू आयनाइजेशन एनर्जी फॉर रिमूवल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। और M2+ भी अपने आप में नियरेस्ट नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर करके बैठा है, यानी कि बोथ आर स्टेबल, यानी कि बोथ ऑक्सीडेशन स्टेट्स आर स्टेबल। दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट अपने अपने रिस्पेक्टिव ग्रुप्स के स्टेबल हैं। हम कह रहे हैं आयनिक मोबिलिटी। मोबिलिटी का मतलब क्या होता है? मूवमेंट। जिन बच्चों को नहीं पता उन्हें बता देना चाहता हूं, ठीक है। मूवमेंट। आयनिक की अगर हम बात करें तो स्पेशली हम सिर्फ कैटायन की बात कर रहे हैं हाल फिलहाल के लिए, एनायन की बात मैं नहीं कर रहा हूं एज ऑफ नाउ। क्या लिखा है? इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रेशन एनर्जी। आपसे ये कह रहे हैं कि आपकी आयनिक मोबिलिटी क्या है? हाइड्रेशन एनर्जी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। समझ में आ रही है मेरी बात? आयनिक मोबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रेशन एनर्जी और इट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस। आयनिक मोबिलिटी बोल लो या कंडक्टेंस बोल लो। देखो, आयनिक मोबिलिटी मतलब मूवमेंट ऑफ आयंस। आयंस में एज ऑफ नाउ हम लोग कैटायंस की बात कर रहे हैं। जितना ज्यादा कैटायन मूव करेंगे कंडक्टेंस उतना ही ज्यादा रहेगा, हाँ या ना? देखो सीधी सिंपल सी बात है, जितना आयनिक मूवमेंट होगा ठीक है आपका कंडक्टेंस भी उतना होगा। अब एक बात बताओ, आयंस मूव कर रहे हैं, रुक ही नहीं रहे, तो वाटर का मॉलिक्यूल कैसे कैप्चर करेगा? नहीं कर पाएगा। तो सीधी सिंपल सी बात है, आपका हाइड्रेशन कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये फैक्ट है, याद रखिएगा, ये फैक्ट है, याद रखना है, ओके। आयनिक मूवमेंट इंक्रीज, कंडक्टेंस इंक्रीज, सो हेंस हाइड्रेशन डिक्रीज, ठीक है। सीधी सिंपल सी बात है। अब अगर मान लो M+ है, M2+ है, ज्यादा मूवमेंट दिखा रहे हैं तो हाइड्रेशन इनका लेस होगा। समझ गए मेरी बात? तो गाइस, आप लोगों ने बहुत बढ़िया तरीके से अब देख लिया है कि आयनिक मोबिलिटी और हाइड्रेशन में क्या रिलेशन है, ठीक है। यानी कि आयनिक मोबिलिटी हाइड्रेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल वर्क करता है। और आयनिक मोबिलिटी का मतलब क्या है? मूवमेंट ऑफ आयंस, हम लोग जानते हैं। ये सारी चीज आप लोग देख चुके हो। आयनिक मूवमेंट कब इंक्रीज होगी? जब आपका हाइड्रेशन डिक्रीज होगा। या फिर कंडक्टेंस आपका कब इंक्रीज होगा? जब हाइड्रेशन डिक्रीज होगा। अब यहां पर सबसे पहले आपको क्या देखना है? थोड़ा सा बैक चलते हैं, सबसे पहले हाइड्रेशन का ऑर्डर देख लीजिए, क्योंकि उससे आपको एक आइडिया लगेगा आयनिक मोबिलिटी के बारे में, ठीक है। तो गाइज, ये है आपका आयनिक मोबिलिटी का ऑर्डर, ठीक है। सबसे ज्यादा आयनिक मोबिलिटी कौन शो कर रहा है? यहां पर लिथियम कैटायन। किसमें? एल्कलाई मेटल्स में। एल्कलाई अर्थ मेटल में Be2+ कैटायन यहां पर सबसे ज्यादा क्या शो कर रहा है? जल्दी बताइए, क्या शो कर रहा है? सॉरी, आयनिक मोबिलिटी नहीं, मैं कह रहा था हाइड्रेशन शो कर रहा है, साइज छोटा है। अब इसका जस्ट इनवर्स करेंगे हम लोग, ठीक है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब यहां पर मैं ऑर्डर बताता हूं। आपकी स्क्रीन के सामने इस वक्त ऑर्डर दिखाया गया है किस चीज का? जस्ट अ मिनट।
पेन नहीं लिया अपन ने लगता है। हाँ, ये है आपका किसका ऑर्डर बच्चों? ये किस चीज का ऑर्डर है आपके? ये है आपकी आयनिक मोबिलिटी का ऑर्डर, आयनिक मोबिलिटी का ऑर्डर। बिल्कुल इनवर्स है, आप देख सकते हैं, आपके हाइड्रेशन का इनवर्स है। और आपको ये रिकॉल करवाना चाहता हूं कि ये आया कैसे। ये आपके हाइड्रेशन का ऑर्डर था, करेक्ट, यही था ना आपके हाइड्रेशन का ऑर्डर। Li+ से लेकर Cs+ तक डिक्रीज हो रहा है ड्रास्टिकली हाइड्रेशन। सबसे बेटर हाइड्रेशन शो कर रहा है लिथियम, सबसे पुअर हाइड्रेशन शो कर रहा है सीजियम+ आयन। तो इसका इनवर्स क्या हो जाएगा? सबसे बेटर आयनिक मोबिलिटी किसकी है? Cs+ एक्वस फॉर्म, सबसे पुअर लिथियम+ एक्वस फॉर्म। समझ रहे हैं मेरी बात? तो इस तरीके से आपको देखना है, क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है, सबसे बड़ी बात कि इनकी डेंसिटीज भी लो हैं, ठीक है। इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी आपको देखने को मिलेगा ड्रास्टिकली डिक्रीजिंग ऑर्डर में। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर हम लोग बात करेंगे अल्कलाई अर्थ मेटल की। तो ये किसका ऑर्डर दिखाया गया है यहां पे? ये दिखाया गया है आपके आयनिक मोबिलिटी का। और ये किसका ऑर्डर है बच्चों यहां पे? हाइड्रेशन का। ठीक है, किसकी बात हो रही है? अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की। अभी किसकी बात हुई थी थोड़ी देर पहले? जस्ट अल्कलाइन मेटल्स की, उसमें भी उनके रिस्पेक्टिव कैटायंस की। यह बात आपको हमेशा याद रखनी है कि आयनिक मोबिलिटी जो है, आयनिक मोबिलिटी जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है हाइड्रेशन के। ठीक है, ये बात हमेशा याद रखनी है। यहां पर भी हम कैटायंस के रिस्पेक्ट में ही देख रहे हैं, ठीक है, नॉर्मल स्पीशीज के रिस्पेक्ट में नहीं। आगे बढ़ते हैं। हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी दैट इज मेल्टिंग पॉइंट। ड्यू टू लो डेंसिटी, अप टू डाउन जाने पर, पीरियोडिसिटी में अप टू डाउन जाने पर आपका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होता है? डिक्रीज होता है। मेल्टिंग पॉइंट भी डिक्रीज होता है। सॉरी, इंक्रीज कर दिया मैंने इसको, ठीक है, डिक्रीज होता है। आप जानते हैं सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट है लिथियम का, अराउंड 168 डिग्री सेल्सियस, और सबसे कम सीजियम का है। क्यों? ऑलरेडी लिक्विड है ये। ऑलरेडी प्रेजेंट इन लिक्विड फॉर्म। ठीक है, ये कहानी है। ये तो हो गया आपके एल्कलाई मेटल का मेल्टिंग पॉइंट, और ये है आपके एल्कलाई अर्थ मेटल का मेल्टिंग पॉइंट। यहां भी सेम कहानी है, ठीक है। बेरिलियम हैविंग हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बेरियम हैविंग लो मेल्टिंग पॉइंट, एंड अप टू डाउन जाने पर ये डिक्रीज हो रहा है। समझ में आ रही मेरी बात? यानी कि सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स की अगर बात कर ली जाए और फिर सिक्स्थ पीरियड के एलिमेंट्स की अगर बात कर ली जाए, तो second period element like lithium in alkali metals and beryllium in alkaline earth metal having high melting point, and for sixth period element in alkali metal we will talk about cesium, which is already present in liquid state or liquid form, that's why its melting point already low. Okay, and barium having what? Barium having very low density, that is why melting point low. ठीक है, आगे बढ़ते हैं जरा। बॉइलिंग पॉइंट का भी ऑर्डर सेम रहेगा, यानी कि पीरियोडिक टेबल में आप अप टू डाउन आएंगे, ठीक है, आपका बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज होगा, याद रखिएगा, ठीक है, आपका बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज होगा।
सो एल्कलाई मेटल्स के केस में ये रहा आपका रिस्पेक्टिव ऑर्डर, और ये है एल्कलाई अर्थ मेटल के केस में आपका रिस्पेक्टिव ऑर्डर। बॉइलिंग पॉइंट ड्रास्टिकली डिक्रीज हो रहे हैं फ्रॉम अप टू डाउन, यानी कि लिथियम टू सीजियम इन एल्कलाई मेटल एंड बेरिलियम टू बेरियम इन एल्कलाइन अर्थ मेटल। ठीक है, ये आपको प्रॉपर्टी एज इट इज मेमोराइज करनी है, ठीक है, कंसेप्चुअली।